फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या इंक्लूड करता है? ईआर इंक्लूड करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। आपकी चार चीज़ें हैं जो कि आपके एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं। ठीक है, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम। ये क्या है? आपके एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पहला एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ईआर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करेंगे। इसका डायग्राम मैं आपको दिखा दूँ, एनसीईआरटी में देख लो डायग्राम कैसे है। ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का, यहाँ पे उसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, इसी को हम शॉर्ट में करके आपको यहाँ पे कराएंगे, रिवीजन कराएंगे, उसका पढ़ाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हो ये आपके आईएससी में इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, इसमें सब दिया गया है। ठीक है, डायग्राम में देख सकते हो आप राइबोसोम्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे हैं, सिस्टर्नी प्रेजेंट है, सिस्टर्नल स्पेस है, न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर इन्वेलप है, एंड देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक है, इस पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब देख सकते हो, अगर यहाँ पे देख सकते हो यूपी बोर्ड की बुक है, इसमें देखो इंग्लिश मीडियम में, तो इसमें देखो इसका भी स्ट्रक्चर दिया है, सिस्टर्नी का स्ट्रक्चर ऐसे दिया है अलग अलग करके, इसमें वेसिकल्स ऐसे प्रेजेंट है। ठीक है, और ट्यूबुल्स का ये सिस्टम है। ठीक है, ट्यूबुल्स इस प्रकार के होते हैं। राइबोसोम्स देख सकते हो यहाँ पे आर वाले हैं। ठीक है, आर राइबोसोम्स लगे हैं, आर पे राइबोसोम प्रेजेंट है। देन अब हम बात कर लेते हैं। ठीक है, आपका जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। इसका नॉलेज हो गया होगा आपको, डायग्राम देख के पता चल गया होगा क्या क्या आएगा टॉपिक में। देखो कह रहे हैं इट इज़ एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ वेसिकल एंड ट्यूबुल्स इन द साइटोप्लाज्म। देखो ये क्या है, एक एक्सटेंसिव नेटवर्क है। किसका एक्सटेंसिव मतलब क्या है? बाहर का नेटवर्क है। किसका? वेसिकल्स का और ट्यूबुल्स का। किसमें? साइटोप्लाज्म में। बाहर के एक नेटवर्क है, किसका है? वेसिकल्स का। वेसिकल्स क्या है? राउंडेड शेप के होते हैं वेसिकल्स। ठीक है, और ट्यूबुल्स क्या है? ट्यूबुल्स की अगर हम बात करोगे एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट हैं और राइबोसोम से कोई भी एसोसिएशन नहीं है इनका, राइबोसोम से ये एसोसिएट नहीं करते हैं। और देन सेकंड थिंग ये है, ये ब्रांच होते हैं और अनब्रांच भी हो सकते हैं। ठीक है, ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं। देन हम क्या बात कर रहे हैं कि एक है एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ वेसिकल्स का बाहरी नेटवर्क है, ट्यूबुल्स का बाहरी नेटवर्क है, किसमें है? साइटोप्लाज्म में। वेसिकल्स और ट्यूबुल्स का एक बाहर का नेटवर्क है साइटोप्लाज्म में। देन हम बात करेंगे सेकंड है इसका, इट डिवाइड्स इंटरसेलुलर स्पेस इनटू टू कंपोनेंट। मतलब जो अंदर का सेल वाला स्पेस है, सेलुलर स्पेस है, उसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करता है। पहला ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म में और दूसरा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म में। ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म क्या है? जो ईआर के अंदर है, इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास है, उसको हम कहेंगे ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म। जो आउटसाइड क्या है? एक्सटर्नल ल्यूमिनल है साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म के आउटसाइड होगा। ठीक है, आउटसाइड साइटोप्लाज्म होगा, उसको एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कहेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे आउटसाइड लिखना है, रुक जाओ आउटसाइड लगा देता हूँ मैं, आउटसाइड साइटोप्लाज्म, तो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल हो जाएगा। बाहर साइटोप्लाज्म के अगर होगा तो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ठीक है, अंदर होगा तो इनसाइड ईआर के फिर ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म। अब बात करते हैं हम राइबोसोम अटैच ऑन दियर आउटर सरफेस ऑफ ईआर। अगर राइबोसोम्स अटैच होते हैं उसके ईआर के आउटर सरफेस को, तो उसको हम क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरईआर को कह रहे हैं। यहाँ पे अगर देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन दियर सरफेस, दे आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर देखो ईआर पे जो है, ईआर पे कोई भी राइबोसोम्स का प्रेजेंस नहीं हुआ तो वो कहलाएंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी हमने डायग्राम में दिखा दिया था आपको, ट्यूबुल्स दिखाया, सिस्टर्नी दिखाया, वेसिकल्स दिखाया, तो यहाँ पे यही बता रहे हैं, उसको स्मूथ बोलेंगे। देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक क्या करता है? ये क्या करेगा? हेल्प करता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में कैसे हेल्प करेगा भाई तुम्हारा? मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में कैसे हेल्प करेगा? स्टोर करता है कैल्शियम, Ca2+ को स्टोर करता है, जिससे क्या होता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन में मदद मिलती है। अब देखो ये क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेजर साइट है फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। एक देखो साइट है मेजर, किसका? सिंथेसिस होता है या फिर फॉर्मेशन कह सकते हो। लिपिड का यहाँ पे सिंथेसिस होता है और फॉर्मेशन होता है, इसमें ईआर में, स्मूथ ईआर में। और एनिमल सेल में बात करो तो लिपिड क्या है? एक स्टेरॉयडल हार्मोन है। एनिमल सेल वाली, इसको हम आपको एनसीईआरटी दिखाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा शॉर्ट में करके लिख दिया, ज़्यादा ही शॉर्ट हो गया है। यहाँ लिखा हुआ है इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड इन एसईआर। कह रहे हैं जो एनिमल सेल है, जैसे कि लिपिड है, कौन सा लिपिड? स्टेरॉयडल हार्मोन किसके तरह सिंथेसाइज होता है? सिंथेसाइज या फिर फॉर्म होता है एसईआर में होता है। ठीक है, स्टेरॉयडल हार्मोन कहाँ सिंथेसाइज होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, एनिमल सेल में जो तुम्हारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो क्या, वहाँ पे क्या सिंथेसाइज होता है? स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसाइज होता है। ठीक, अब समझिए। अब बात करते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑब्जर्व्ड इन। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में ऑब्जर्व हुआ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका किस में ऑब्जर्व हुआ? द सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेक्रिएशन। जो सेल्स एक्टिवली किस में इन्वॉल्व हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में और सेक्रिएशन में। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं, सेक्रिएशन कर रहे हैं, उसमें ऑब्जर्व होता है। ठीक है, ये ऑब्जर्व किया जाता है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। क्या?
कि ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और क्या करते हैं, सेक्रिएशन करते हैं। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में एक्टिवली इन्वॉल्व है और सेक्रिएशन में इन्वॉल्व है। बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, बोल रहे हैं कि एक्सटेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। ये क्या है, एक्सटेंसिव है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एक्सटेंसिव है और किसके साथ कॉन्टिन्यूस होता है, आउटर मेम्ब्रेन के, न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से कॉन्टिन्यूस होता है। यहाँ देख लो भाई, ये देखो न्यूक्लियस है तुम्हारा, इसके आउटर मेम्ब्रेन से यहाँ कॉन्टिन्यूस हो रहा है ना, तो इसे कह रहे हैं ये आउटर मेम्ब्रेन से कॉन्टिन्यूस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये न्यूक्लियस में देखो न्यूक्लियर इन्वेलप है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियर पोर इसमें प्रेजेंट है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक है, राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट, राइबोसोम्स हैं तो रफ एंडोप्लाज्मिक है। सिस्टर्नी है, ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, इसको सिस्टर्नी बोल रहे हैं। और जो स्पेस है ये सिस्टर्नल स्पेस है। ठीक है, ये इनसाइड वाला है, इसी को हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनल। इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म होगा, आउटसाइड होगा क्या होगा, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं अपना सेकेंड टॉपिक का। वो क्या है, आपके आज के टॉपिक है सेकंड, गोल्जी अपरेटस। ठीक है, गोल्जी अपरेटस आ गया। गोल्जी अपरेटस के बारे में दिखा देते हैं हम आपको एनसीईआरटी में। पहले ये देखो गोल्जी अपरेटस का डायग्राम है आपके एनसीईआरटी में। ठीक है, गोल्जी अपरेटस का डायग्राम है, उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। देन अगर आपको और कुछ देखना हो डायग्राम और दूसरे टाइप का, वो भी दिखा दूँ मैं। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पे एक डायग्राम बना है गोल्जी का। ठीक है, इसमें भी कुछ ज़्यादा ही लेबलिंग है। सिस फेस है, ट्रांस फेस है, सिस्टर्नी है। सिस फेस ऊपर है, ट्रांस फेस नीचे है, सिस्टर्निंग ये है, न्यूली फॉर्म वेसिकल्स हैं, ये सिक्रेटरी वेसिकल्स हैं, ये जो सर्कल है, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स ये ऊपर है, और ल्यूमेन है, ये जो स्पेस वाला है ये है आपका ल्यूमेन है। ठीक है, ये आपका क्या है, ल्यूमेन है। बारे में बताया सब कुछ। ठीक है, अब इसके टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या है, गोल्जी अपरेटस जो है फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किसके द्वारा हुआ, कैमिलियो गोल्जी के द्वारा ऑब्जर्व हुआ, इसीलिए इन्होंने ऑब्जर्व किया था, ये इन्हीं का नाम है। और इन्होंने अपने नाम से ही क्या रख दिया, इस सेल का नाम रख दिया गोल्जी अपरेटस। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन क्या सिस्टम में ये जो सेल आता है इसका नाम रखा है इन्होंने गोल्जी अपरेटस। फिर आता है ये क्या है, एक डेंसली स्टेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर है, जो कि कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियर के पास पाया जाता है। ठीक है, डेंसली स्टेन न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है। ठीक है, रेटिकुलर स्ट्रक्चर डेंसली स्टेन्ड है और क्या है, रेटिकुलर स्ट्रक्चर है नियर न्यूक्लियर के पास। ठीक, अब बात करते हैं ये क्या कंसिस्ट करता है, बहुत सारी फ्लैट डिस्क शेप सैक कंसिस्ट करता है। ठीक है, सिस्टर्नी ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर डायमीटर। अभी पिछले डायग्राम में हमने क्या दिखाया था आपको, सिस्टर्नी दिखाया था ना, अगेन दिखा दें क्या, सिस्टर्नी दिखाया था। उनको एक अच्छा सा डायग्राम दिखाते हैं, इससे आपको बेटर समझ में आएगा। देखो बहुत सारी फ्लैट है ना, पतली पतली फ्लैट है। ठीक है, डिस्क शेप्ड है, और तुम्हारी जो सिस्टर्नी है इसी को बता रहे हैं, जिसका क्या होता है, डायमीटर 0.5 माइक्रोमीटर से 1.0 माइक्रोमीटर तक होता है। डायमीटर 0.5 से 1.0 माइक्रोमीटर। डायमीटर किसको कहोगे तुम, ये ब्रेथ लेंथ हो जाएगी, डायमीटर ऐसे ऐसे कहेंगे ना, तो इसका डायमीटर कितना है, डायमीटर देखो कितना लिखा हुआ है यहाँ पे अपना, 0.5 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर से कितना है, 1.0 माइक्रोमीटर है। ठीक है, अब बात करते हैं सिस्टर्नी के बारे में, पहले बात कर लें डिटेल में। सिस्टर्नी की बात हुई, यहाँ पे 0.5 से लेके 1.0 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर इसका। ये क्या है, स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, स्टैक्ड मतलब ऐसे पैरेलल लगे हुए हैं ना एक दूसरे के। ठीक है, एक के बाद एक स्टैक्ड हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स, मतलब गोल्जी कॉम्प्लेक्स में क्या है, बहुत सारी सिस्टर्नी का प्रेजेंस है। ठीक है, देन हम बात करते हैं, देखो कॉन्वेक्स फेस स्लैश सिस फेस स्लैश फॉर्मिंग फेस स्लैश प्रॉक्सिमल फेस, ये सारे नाम है। ठीक है, सिस फेस, फॉर्मिंग फेस, प्रॉक्सिमल फेस। देन हम बात करते हैं कॉन्केव फेस। कॉन्केव फेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांस फेस भी कहते हैं, और इसी को मैच्योरिंग फेस भी कहते हैं, और डिस्टल फेस भी कहते हैं। देख लो भाई, कॉन्केव है, कॉन्वेक्स है, सिस फेस है तो यहाँ ट्रांस फेस आएगा, फॉर्मिंग फेस है तो यहाँ मैच्योरिंग फेस आ गया, प्रॉक्सिमल फेस है तो डिस्टल फेस है। मतलब इसके हिसाब से अपोजिट ही समझ लो उसका। ठीक है, जो बता रहा है। और यहाँ पे देखो एक चीज़ और लिखा है रेड पेन से, क्या है, दोनों ऑर्गेनल्स क्या है, बोथ ऑर्गेनल्स आर क्या है, दोनों ऑर्गेनल्स क्या हैं, एंटायरली अलग हैं एक दूसरे से, लेकिन इंटरकनेक्टेड है। कह रहे हैं मतलब कि अगर देखा जाए तो एक तरह से पूरी तरह से अलग हैं, लेकिन जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। और देखो इसको जो कॉन्केव फेस है वो कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ स्मॉल ट्रांजिशनल वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स। ये कैसे पता चलता है, कॉन्केव फेस आपको कैसा पता चलेगा, उस पर देखो प्रेजेंस होगा स्मॉल ट्रांजिशन वेसिकल्स का प्रेजेंस होगा उस पर, और ट्यूब्यूल्स होंगे। ठीक है, तब जाके आपको पता चल जाएगा भाई ये कॉन्केव फेस है आपका। ठीक है, कॉन्केव फेस है। अब आगे बात करेंगे, आपका कॉन्केव फेस हो गया। अब गोल्जी अपरेटस में और क्या क्या चीज़ें आती हैं, जो वेसिकल्स हैं वो फ्रॉम ईआर फ्यूजेस विद सिस्टर्नी फेस। अच्छा देखो कह रहे हैं जो वेसिकल्स हैं ईआर से फ्यूज होते हैं, जो वेसिकल्स हैं फ्रॉम ईआर फ्यूज होते हैं सिस फेस स्ट्रक्चर से, और मूव कर जाते हैं किसके, मैच्योरिंग फेस की तरफ। कह रहे हैं जो वेसिकल्स आपके होते हैं, वेसिकल्स क्या हैं, वो जो सर्कल वाला आपको दिखाया था मैंने, सिक्रेटरी वेसिकल्स थे, वो वेसिकल्स क्या होते हैं, वो वेसिकल जो सर्कल टाइप का स्ट्रक्चर है वो फ्यूज हो जाता है सिस फेस से। ठीक है, सिस फेस से जब फ्यूज होगा तो वो कहाँ मूव करेंगे, मूव कर जाएंगे टुवर्ड मैच्योरेशन फेस की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक, एंड देन हम क्या लिखा है, एंड गोल्जियन वेसिकल्स रिलीजेस फ्रॉम ट्रांसफेस। और जो गोल्जियन वेसिकल है वो कहाँ से रिलीज होगा, ट्रांसफेस से रिलीज होता है गोल्जियन वेसिकल का। अब बात करते हैं ट्यूबुल क्या होता है, वेसिकल क्या होता है। ट्यूबुल क्या होता है भाई, इतने दिन से ट्यूबुल कर रहे हैं। ठीक है, ट्यूबुल क्या होता है, फॉर्म ड्यू टू द प्रोजेक्शन ऑफ सिस्टर्नी के प्रोजेक्शन की वजह से ये फॉर्म होते हैं। एंड देन वेसिकल्स की बात कर लो, वेसिकल भी डिफिनेशन में क्या कहता है, वेसिकल्स का फंक्शन क्या है, मॉडिफिकेशन का फंक्शन है। ठीक है, वेसिकल वही जो सर्कल वाला स्ट्रक्चर है उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, मॉडिफिकेशन है, मैच्योरेशन है, पैकेजिंग है, सिक्रेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल, इतनी सारी चीज़ें हैं। मॉडिफिकेशन करता है, मैच्योरेशन करता है, पैकेजिंग करता
करता है, सिक्रेट करता है क्या मॉलिक्यूल का, ठीक है। अब गोल्जी अपरेटस क्या है, एक इंपॉर्टेंट साइट है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। एक किसका साइट है, इंपॉर्टेंट साइट किसका है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन का, ठीक है, साइट है। अब बात आता है आपका थर्ड टॉपिक का, वो है आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम में भी हम जल्दी से बात कर लेते हैं क्या क्या होता है, इसको वन शॉट में कंप्लीट करना है यार हमें जल्दी जल्दी। देखो क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड वेस्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है। मेम्ब्रेन बाउंड समझ रहे हो ना, इस पर मेम्ब्रेन है तो मेम्ब्रेन तो ऑर्गेनली पढ़ रहे हैं ना, तो वो सब मेम्ब्रेन बाउंड में आएगा, ठीक है। लाइसोसोम क्या है, फ्रेशली फॉर्म्ड गोल्जियन वेसिकल्स इन वे ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। कह रहा है एक लाइसोसोम क्या है, फ्रेशली फॉर्म्ड गोल्जियन वेसिकल्स है, किसके वे में, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के वे में, ठीक है। देन बता रहा है कि फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्जी एपरेटस। देखो जब प्रोसेस होता है गोल्जी एपरेटस में पैकेजिंग का, ठीक है, उसके द्वारा ये क्या होता है, फॉर्म होता है क्या, लाइसोसोम्स फॉर्म होते हैं, किसके प्रोसेस से, पैकेजिंग इन गोल्जी एपरेटस। जब गोल्जी एपरेटस में पैकेजिंग होगा तब आपका जाके क्या बनेगा, लाइसोसोम फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल्स हैं, वो क्या होते हैं, रिच होते हैं, किस में रिच होते हैं, किस में रिच होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जितने भी तरह के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं लगभग, उसमें क्या होता है, ये लाइसोसोमल वेसिकल्स क्या होते हैं, रिच होते हैं, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोलिसिस हो गया, हाइड्रोलिसिस में क्या क्या आता है, लिपेसेस आता है, प्रोटीएस आता है, कार्बोहाइड्रेट्स आता है, इन सब में क्या होता है, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम, इसमें क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम हाइड्रोलिसिस है, हाइड्रोलिसिस के अंदर आता है लिपेसेस आता है, प्रोटीएस आता है, कार्बोहाइड्रेट्स आता है। और क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की बात करो तो क्या है, ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच। ये जो एंजाइम है वो कब एक्टिव होते हैं, एसिडिक पीएच पे एक्टिव होते हैं, ठीक है। अब द सेकंड क्या कह रहा है इसके बारे में, दे आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग। देखो ये कैपेबल है क्या चीज़ के लिए, डाइजेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, चार चीज़ हैं, चारों को क्या करते हैं, कैपेबल है डाइजेस्ट करने के लिए। देन आपका बात करेंगे फंक्शन की, फंक्शन क्या होता है किसका, लाइसोसोम का फंक्शन क्या है, देखो डाइजेशन का है, डाइजेशन क्या क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमने डाइजेशन बात किया, अब ऑटोफेजी का मतलब जानेंगे। डाइजेशन के बाद ऑटोफेजी का क्या मतलब है, जब देखो क्या होता है, जो सेल्स बहुत ज़्यादा पुरानी होती हैं, जब कोई भी सेल बहुत पुरानी होगी, ओल्ड होगी, तो उसको क्या करता है, ऑटोफेजी, मतलब वो क्या करती है, अपने आप को क्या कर देती है, किल कर देती है, किल ऑन ओल्ड सेल्स। ये अपने खुद के ओल्ड सेल्स को क्या करता है, किल कर लेती है, और क्या कहता है, किल डैमेज सेल, और जो भी डैमेज सेल हैं उसको किल कर ले, वो जो नेचर है उसको कहते हैं ऑटोफेजी कहलाता है। अगर कोई भी सेल है वो अपने ओन ओल्ड सेल को अगर किल कर लेता है वो ऑटोफेजी कहलाएगा। अब हम ऑटोलाइसिस समझेंगे, ऑटोलाइसिस क्या है, किल ओन सेल और सुसाइडल बैग कहते हैं, वो खुद के सेल को किल कर लेगा, या फिर इसको हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं, जो कि हम बहुत पहले जानते आ रहे हैं, लाइसोसोम इज सुसाइडल बैग, ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग। देन हम बात करेंगे आपको वैक्यूल्स के, ये आज के टॉपिक का लास्ट पार्ट है, ठीक है। वैक्यूल एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है जो कि फाउंड होता है इसमें साइटोप्लाज्म में, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है जो कि कहाँ फाउंड होता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ठीक है। एंड देन इट कंटेन क्या क्या करता है, वाटर करता है, वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल दैट आर अनयूजफुल फॉर सेल। देखो वाटर को कंटेन करेगा, सैप को कंटेन करता है, कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको कंटेन करेगा, और कुछ अदर मटेरियल जो कि सेल के लिए जरूरी नहीं है लेकिन उसको भी ये कंटेन करता है। कौन, वैक्यूल कंटेन करता है। अगर हम सेल वैक्यूल की बात करें, अब हम सेल वैक्यूल की जब हम बात करें, देखो ये बाउंड है किसके द्वारा, एक सिंगल मेम्ब्रेन की द्वारा, उस मेम्ब्रेन का नाम आपको याद रखना है, वो सिंगल मेम्ब्रेन है टोनोप्लास्ट, ठीक है। वैक्यूल का जो क्या है, सेल वैक्यूल का जो सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड है उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। और अगर हम बात करेंगे सेल वैक्यूल, तो प्लांट में जो 90% क्या है, सेल वैक्यूल, सेल में 90% सेल वैक्यूल देखो बाउंड बाय सिंगल। अगर हम देखो यहाँ लिखा हुआ है सेल वैक्यूल इन प्लांट 90% ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय सेल वॉल्यूम इन द सेल, ठीक है। कह रहे हैं जो देखो प्लांट में जो है सेल वैक्यूल के द्वारा सेल में जो उसका 90% वॉल्यूम है वो किसके द्वारा ऑक्यूपाई होता है, सेल वैक्यूल के द्वारा, ठीक है। सेल वैक्यूल क्या करता है, आपका प्लांट में 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है प्लांट के सेल में, ठीक है। 90% वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करता है, 10% बाकी जो बचा वो ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। टोनोप्लास्ट की बात करो, अगर प्लांट में क्या करता है, कंटेन करता है पंप प्रोटीन को कंटेन करेगा, जो कि क्या करता है, पंप प्रोटीन क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करता है आयंस को फ्रॉम साइटोप्लास्ट टू सेल सैप अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन व्यूल। कह रहे हैं जो कंटेन करता है पंप प्रोटीन को कंटेन करेगा ये, ठीक है। टोनोप्लास्ट क्या करता है, पंप प्रोटीन को कंटेन करता है। पोटेशियम और सोडियम होता है, आई थॉट हाँ यही होता है, पंप प्रोटीन पोटेशियम और सोडियम को कंटेन करता है, ठीक है। विच ट्रांसपोर्ट आयंस फ्रॉम, जो कि ये क्या करता है, आयंस को ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ से, साइटोप्लास्ट से सेल सैप की तरफ, ठीक है। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट वैक्यूल के अंदर, ठीक है, इन वैक्यूल लिखा है वैक्यूल के अंदर। देन आपका बात आता है टोनोप्लास्ट की। टोनोप्लास्ट क्या करता है, कंसंट्रेशन हाई वैक्यूल एज कंपेरिजन टू साइटोप्लास्ट। कह रहे हैं जो टोनोप्लास्ट है उसमें जो है वैक्यूल का जो कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है, टोनोप्लास्ट में वैक्यूल का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, किसके पर से कंपेरिजन में, साइटोप्लास्ट की कंपेरिजन में। अगर हम साइटोप्लास्ट की बात करें तो उसमें जो है क्या होता है, टोनोप्लास्ट उतना नहीं होता है जितना वैक्यूल में होता है, ठीक है। वैक्यूल में क्या होता है, कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है टोनोप्लास्ट का, ठीक है। अब हम बात करें अमीबा की। अमीबा क्या है, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल है, इंपॉर्टेंट फॉर एक्सक्रिएशन है, ठीक है। एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है जिसको वो किसके लिए जरूरी है, एक्सक्रिएशन के लिए जरूरी है। देन अगर हम बात करें अमीबा क्या है, एक फूड वैक्यूल है, ठीक है, फूड वैक्यूल में पाया जाता है, फाउंड इन फूड वैक्यूल्स, ठीक है।
अब हम बात करें प्रोटिस्ट में। प्रोटिस्ट क्या है? फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म बाय द इंगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। अब देखो कह रहे हैं फूड वैक्यूल्स किसके द्वारा फॉर्म होते हैं प्रोटिस्ट में? बाय इंगल्फिंग द फूड पार्टिकल। फूड पार्टिकल्स को इंगल्फ करके उसके बाद जाके फूड वैक्यूल्स फॉर्म होते हैं। किसमें? प्रोटिस्ट में। इंगल्फ मतलब आप समझ रहे हो, इंगल्फ मतलब किसी चीज़ को इंगल्फ मतलब समझ रहे हो ना, निगल जाना या फिर खा जाना, ठीक है, इंगल्फ, ठीक है, वो होता है आपका इंगल्फ। जैसे लाइसोसोम इंगल्फ कर लेता है किसको? डैमेज सेल को, और उसे कम कहते हैं इसीलिए सुसाइडल बैग। इसी तरह ये भी है प्रोटिस्ट और लाइसोसोम में, ठीक है, लाइसोसोम का बात अलग था। अब यहाँ पे देखो प्रोटिस्ट क्या करता है? फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म बाय द इंगल्फिंग द फूड पार्टिकल। देन आपको फूड पार्टिकल्स को इंगल्फ करते हैं और फूड वैक्यूल फॉर्म हो जाता है, ठीक, प्रोटिस्ट में। अब हम आगे आपका पार्ट जो है, आगे जो पार्ट है उसमें आपके हम क्या क्या बात करेंगे? उसमें आपका पार्ट आएगा माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, आई थॉट, हाँ माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, ठीक है, प्लास्टिड आएगा, एंड देन उसके बाद आएगा आपका राइबोसोम। ये 3 टॉपिक हम कल कवर करेंगे। उसके बाद का जो टॉपिक है वो 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे? कंप्लीट वीडियो आपको वही प्रोवाइड करा देंगे लास्ट पार्ट में वीडियो। एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय वीडियो टू सपोर्ट माय चैनल एंड टू ग्रो and to help other for obtaining this type of content. And if you know that I am providing you complete NCERT, ठीक है, in a detail way and the proper notes are maintained, ठीक है। इसको आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूँगा, एक लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आके इसके नोट्स आप देख लेना, ठीक है। वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, आराम से मिल जाएंगे आपको, देख सकते हैं। प्रीवियस टॉपिक में हमने ये सारी चीज़ें बात की हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, गुड बाय।